प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी। वास्तव में जो खेल सिद्धांत है वो राजनीति विज्ञान में भी चलता है, अर्थात राजनीति विज्ञान में भी राजनीति को समझने के लिए खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और वास्तव में खेल सिद्धांत का प्रयोग गणित के अंतर्गत भी किया जाता है। जैसा कि राजनीति दर्शन के जनक, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो ने वास्तविक रूप में जो है गणित और राजनीति के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की थी। प्लेटो ने अपनी संस्था अकादमी के मुख्य द्वार पर लिखा था कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। मतलब प्लेटो ने भी ये कहा था कि भी राजनीति को समझने के लिए गणित की जानकारी अति आवश्यक है। अब चूंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में खेल सिद्धांत को समझना है, अर्थात वास्तव में यह सिद्धांत राजनीति को एक खेल मानकर चलता है। क्या मानकर चलता है? एक गेम मानकर चलता है, एक खेल मानकर चलता है। जैसे एक शतरंज का खेल होता है, शतरंज के खेल के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उसके नियम होते हैं, जो उसमें चालें चली जाती हैं, वही नियम वही चालें किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होती हैं। दो राष्ट्र राज्यों के बीच में वास्तविक रूप में अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में सभी, अर्थात दो की बात करें तो हम दो राष्ट्र राज्यों के द्वारा चालें चली जाती हैं जिससे कि एक राष्ट्र राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे। खेल सिद्धांत की मूल जो मान्यता है वो यही है कि इसके अंतर्गत दो टीमें होती हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो इसके अंतर्गत दो राष्ट्र राज्य दो टीमें होगी, या दो गुट दो टीमें होगी, या राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो दो राजनीतिक दल दो टीमें होगी। इसी के साथ में यदि हम और भी नीचे स्तर पर लाएं तो दो समूह दो टीमें होगी, व्यापारियों के दो गुट जो है दो टीमें होगी। तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत केवल इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक टीम दूसरी टीम को हराने का प्रयास करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्या बोल रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो भारत अमेरिका एक प्रकार से मैं कहूँ एक खिलाड़ी हो गई। मान लीजिएगा भारत और अमेरिका के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं या भारत और चीन के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन दो टीमें होगी। तो भारत भी एक प्रकार से उस टीम का खिलाड़ी हो गया और दूसरी टीम का खिलाड़ी कौन हो गया? चीन हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों जो टीमें हैं भारत और चीन, तो ये दोनों राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करेंगे। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, खिलाड़ी, एक्टर, इसका जो कार्य करता है वो राष्ट्र राज्य है। तो वास्तव में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य हो गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या हो गया बेटा? यस, राष्ट्रीय हित। तो सभी राष्ट्र राज्य मतलब सभी खिलाड़ी अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का ही प्रयास करेंगे और सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा प्रयत्न किया जाएगा कि अपने राष्ट्रीय हितों को किसी भी रूप में नुकसान ना पहुंचा जाए। तो विशेषकर इन सब बातों को खेल सिद्धांत के आधार पर ही समझा जाता है। एक बात। दूसरी बात बेटा ये है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न प्रकार के उपागम मौजूद थे। जैसे कि मैं ये कहूँ आपको कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही हम देखें तो यहाँ परंपरागत सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत है और इसी के साथ में यहाँ अन्य अनेकों सिद्धांत दिए गए हैं। तो उन सभी उपागमों से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, राजनीतिक द्वंद्वों, संघर्षों, प्रतिद्वंदिताओं की व्याख्या नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में ज़रूरी था
कि ऐसा सिद्धांत दिया जाए, ऐसा उपागम दिया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम उनके बीच में, राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षों को भी समझ सकें। इसलिए इन बातों को समझने के लिए खेल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एक करके आपको खेल सिद्धांत की सारी बातें समझाऊंगा। ये तो मैंने सामान्य रूप में इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा, खेल सिद्धांत मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत, लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 1। मतलब खेल सिद्धांत के ऊपर ये पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि खेल सिद्धांत के ऊपर भी लगभग हम 2 पार्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है बेटा, आज इसका पहला पार्ट होगा, कल इसका दूसरा पार्ट होगा। अगर कुछ बातें शेष रह जाते हैं तो फिर तीसरे पार्ट में इसको बता दिया जाएगा। अगर कल कंप्लीट हो जाता है तो इसके 2 ही पार्ट रखेंगे। प्रयास होगा कि 2 पार्टों में इसको समझाया जाए। तो नोट करें आप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत, लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 1। ठीक है बेटा, खेल सिद्धांत राजनीति विज्ञान में भी चलता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी चलता है। और खेल सिद्धांत को यदि आज देखा जाए तो वास्तविक रूप में सेना के अंतर्गत इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। रक्षा विभाग के द्वारा भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब देखें बेटा, एक एक बात इसमें हम गहराई से लेंगे। क्या, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देंगे, मैंने इसका श्री गणेश यहाँ से किया है क्या, कि अधिकांश उपागम, क्या मतलब हुआ कि राजनीति विज्ञान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेकों उपागम दिए गए हैं। जैसे कानूनी उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, दार्शनिक उपागम है, मतलब ढेरों उपागम है। तो अधिकांश उपागम राजनीतिक द्वंद्वों, संघर्षों, प्रतिद्वंदिताओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहे। मतलब जो राजनीति विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेकों उपागम दिए गए हैं, उन उपागमों से वास्तव में राजनीतिक द्वंद्वों, संघर्षों और प्रतिद्वंदिताओं की व्याख्या नहीं की जा रही थी, या ये इनकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे। इस दृष्टि से खेल सिद्धांत का बड़ा महत्व है। इसलिए फिर संघर्षों को, प्रतिद्वंदिताओं को, राजनीतिक द्वंद्वों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राजनीति विज्ञान में खेल सिद्धांत दिया गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, क्या दिया गया, खेल सिद्धांत दिया गया। इसलिए खेल सिद्धांत का बड़ा महत्व है। किस बात को समझने के लिए, संघर्षों को समझने के लिए, प्रतिद्वंदिताओं को समझने के लिए, राजनीतिक द्वंद्वों को समझने के लिए खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और इसका बड़ा महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत का इनसे घनिष्ठ संबंध है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जो खेल सिद्धांत है, इस खेल सिद्धांत का निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत से घनिष्ठ संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में संघर्षों को ही समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे निर्णय निर्माण सिद्धांत तो ये बताएगा, क्या बताएगा, कि अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। तो खेल सिद्धांत में भी तो निश्चित रूप में अनेक विकल्प होंगे, उसमें उस विकल्प को चुना जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र राज्यों को लाभ प्राप्त हो। इसलिए निर्णय निर्माण सिद्धांत और खेल सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध हो गया। अब संचार सिद्धांत की बात आती है। संचार सिद्धांत के अंतर्गत भी संचार की व्यवस्था इस रूप में की जाती है जिससे कि राष्ट्र राज्य का मनोबल बढ़े, और मनोबल बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो डेफिनेटली निर्णय निर्माण सिद्धांत संचार सिद्धांत का खेल सिद्धांत से घनिष्ठ संबंध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनमें से निर्णय निर्माण सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, खेल सिद्धांत समझा रहा हूँ, और संचार सिद्धांत आगे आपको समझा दिया जाएगा। मेरा भरसक प्रयास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी सिद्धांत है, उपागम है, उन सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इसे सर्वप्रथम, मतलब खेल सिद्धांत को, गेम थ्योरी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसे सर्वप्रथम 1920 में एमिल बोरेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम 1920 में एमिल बोरेल द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसको? खेल सिद्धांत को। हालांकि इससे पहले भी, 1920 से पहले भी 1910 में जर्मन गणितज्ञ लिबनिटज ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया है। फिर से बोल रहा हूँ, 1910 में जर्मन गणितज्ञ लिबनिटज ने
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित कर दिया था 1910 में। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो 1920 में सर्वप्रथम एमिल बोरेल द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में। तो इसका मुख्य जो आंसर होगा वो एमिल बोरेल होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सिद्धांत की मतलब जो गेम थ्योरी है, खेल सिद्धांत, देखो बेटा जैसे सामान्य खेल होते हैं, हम कहें क्रिकेट का खेल है, वॉलीबॉल का खेल है, शतरंज का खेल है। तो खेलों के अंतर्गत निश्चित रूप में प्रत्येक खेल के, चाहे सामान्य खेल हो, चाहे राजनीति का खेल हो, राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, तो जो गेम होता है उसके अपने नियम होते हैं। और कोई भी खेल हो तो उस खेल के अंतर्गत जैसे दो टीमें होगी, तो दो टीमें क्या चाहती है, प्रत्येक टीम ये चाहती है कि भाई विजेता हम बने। तो निश्चित रूप में प्रत्येक टीम के द्वारा प्रयास होगा कि उनके द्वारा इस रूप में चालें चली जाएं जिससे कि दूसरी टीम को, दूसरे खिलाड़ियों को हराया जा सके और खुद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोनों टीम ऐसा प्रयास करेंगी। तो इसी बात को इसमें समझना है हमें। अब बेटा देखो इस सिद्धांत की मतलब खेल सिद्धांत की मूल मान्यता है, मतलब इसकी मूल मान्यता क्या है इसको समझेंगे। मूल मान्यता है कि राजनैतिक मनुष्य पॉलिटिकल मैन, राजनीतिक मनुष्य अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाना तथा हानियों को कम से कम करना चाहता है। अब बेटा ये है मूल बात इसकी, मतलब ये जो खेल सिद्धांत इसकी मूल मान्यता ये है, क्या है कि राजनीतिक मनुष्य, अब राजनीतिक मनुष्य अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य हो जाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ जो खिलाड़ी होगा वो राष्ट्र राज्य होगा। दो राष्ट्र राज्यों के बीच में हम संबंधों का अध्ययन करेंगे तो दो टीमें होगी, दो राष्ट्र राज्य। जैसे भारत और चीन का अध्ययन कर रहे हैं आप खेल सिद्धांत के माध्यम से, तो टीमें कौन होगी, दो टीम कौन होगी, भारत और चीन होगी, है। भारत अमेरिका का अध्ययन करेंगे तो फिर भारत और अमेरिका दो टीमें होगी, तो वो राजनीतिक मनुष्य कहलाएंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहां पर जो उसका एक्टर होगा, कार्यकर्ता होगा, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा। तो राजनीतिक मनुष्य अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाना तथा हानियों को कम से कम करना चाहता है। कौन ऐसा राष्ट्र राज्य जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं करना चाहेगा, अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, रक्षा के लिए वो भरसक प्रयास करेगा। मतलब सभी राष्ट्र राज्य चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार उस शक्ति वृद्धि का ही प्रयास करते हैं। मतलब सभी राष्ट्र राज्य चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, हानियाँ कम से कम हो। अब दोनों राष्ट्र राज्य ही ऐसा चाहेंगे, दोनों टीमें ऐसा चाहती हैं, एक टीम ये चाहेगी मैं जीतूं, दूसरी टीम ये चाहेगी कि मैं जीतूं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाना तथा हानि को कम से कम करना चाहते हैं दोनों टीमें ही। चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो दो टीमें कौन होगी, दो राष्ट्र राज्य हो जाएंगे, जैसे भारत चीन या भारत अमेरिका या भारत जापान या भारत स्विट्जरलैंड है, या भारत और रूस, किसी भी रूप में आप, या भारत और पाकिस्तान कैसे बदल कर सकते हैं। और मान लीजिएगा हम अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो दो दलों के ऊपर लागू कर सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। तो आप इन दोनों राजनीतिक दलों का अध्ययन जो है खेल सिद्धांत के माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप में दोनों पार्टियां क्या चाहेंगी, दोनों पार्टियां यही चाहेंगी कि हम जीतें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, हम सत्ता में जाएं, दोनों टीमें चाहेंगी ये है। तो इसका अध्ययन भी खेल सिद्धांत से किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति को भी खेल सिद्धांत समझा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी खेल सिद्धांत से समझा जा सकता है। आगे ऐसा करना राजनीति की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। मतलब ऐसा करना, क्या करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी कोई भी टीम हो, भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य हो, तो ऐसा करना राजनीति की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। मतलब राजनीति की जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है उसका आवश्यक अंग है। क्या अंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, फिर भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो। राष्ट्रीय राजनीति की बात आएगी तो जैसे दो राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल प्रयास करेंगे कि हम सत्ता में जाएँ, हम विजेता बने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आएगी तो दोनों राष्ट्र राज्य होते हैं, जैसे भारत अमेरिका है, भारत चीन है, कोई भी राष्ट्र राज्य, दो का हम अध्ययन करें, दो खिलाड़ियों का अध्ययन करें, तो ये चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और यदि युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध होता है दो राष्ट्र राज्यों में, तो दोनों राष्ट्र राज्य ये चाहेंगे कि भाई युद्ध में हम विजेता बने, निश्चित रूप में प्रयास किया जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जॉन वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, फिर से बोल रहा हूँ विद्वानों के नाम, गलती नहीं होनी चाहिए। जॉन वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, ये दो विद्वान हो गए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोनों ने, द थ्योरी ऑफ गेम, मतलब खेल का सिद्धांत, एंड और इकोनॉमिक
बिहेवियर मतलब आर्थिक व्यवहार। ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है? जॉन वॉन न्यूमैन तथा ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। मतलब राजनीतिक, इसको खेल भी कह सकते हैं हम, बाकी सीधे रूप में बोलेंगे आप थ्योरी ऑफ गेम। थ्योरी ऑफ गेम मतलब खेल का सिद्धांत और आर्थिक व्यवहार। आर्थिक व्यवहार या आप ऐसे भी कह सकते हैं आर्थिक व्यवहार और खेल का सिद्धांत, कैसे भी कह सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ होगा ये। इसमें इस पुस्तक में पहली बार आर्थिक समस्याओं पर विचार के लिए इसका प्रयोग किया। मतलब इन विद्वानों ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत पहली बार आर्थिक समस्याओं पर विचार के लिए इसका प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? खेल सिद्धांत का प्रयोग किया। यह भी आपको नोट करना है, पहली बार इसका प्रयोग किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य राजनीति के खेलों का अध्ययन करने का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। बेटा ध्यान दे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, चूंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में खेल सिद्धांत को समझना है, बाकी खेल सिद्धांत का प्रयोग राष्ट्रीय राजनीति में भी किया जाता है, लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत समझाएंगे तो वहाँ पर अलग से खेल सिद्धांत को अपलोड करेंगे राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। यहाँ तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, तो उस बात को ज़्यादा समझेंगे हम, ना कि राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। तो अंतर्राष्ट्रीय एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है राष्ट्र राज्य ही तो होते हैं, तो यहाँ पर जो टीमें होंगी वो राष्ट्र राज्य ही तो होंगे, देश ही तो होंगे। तो राष्ट्रों के मध्य राजनीति के खेलों का अध्ययन करने का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो खेलों का प्रतिमान प्रस्तुत किया जाता है, तो वास्तविक रूप में खेलों के 4 प्रतिमान बताए गए, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। यह सिद्धांत इस कल्पना पर आधारित है, मतलब जो ये खेल सिद्धांत है वो इस कल्पना पर आधारित है। किस कल्पना पर आधारित है? कि राजनीतिक प्रक्रिया शतरंज का खेल जानते हैं ना, शतरंज की तरह एक टकराव है। क्या? राजनीतिक प्रक्रिया शतरंज की तरह एक टकराव है, या दो व्यापारियों या दलालों के बीच प्रतियोगिता, या फिर प्रतिद्वंदी राजनीतिक उम्मीदवारों की चालबाजियों, या फिर विरोधरत राजनीतिकों की भिड़ंत है। मतलब वास्तविक रूप में टीमें 2 ही होंगी और उनमें अपने अपने हितों को लेकर के भिड़ंत होती है, और जो भिड़ंत होती है, जो टकराव होता है, इसको खेल सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? इस रूप में समझा जा सकता है कि दोनों ही टीमें ये चाहेंगी, क्या चाहेंगी? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, हानियाँ कम से कम प्राप्त हो। ठीक है बेटा। अब आगे आइए। अब जो ये खेल सिद्धांत, इसके मुख्य समर्थक विद्वान कौन है? कभी कभी एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है, तो आप गलती कर देते हैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। इस सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो खेल सिद्धांत है, उस खेल सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक विद्वान हैं उनके नाम लिखेंगे। मार्टिन सूबिक, सबसे महत्वपूर्ण है ये, मार्टिन सूबिक, मार्टिन कैप्लान। ये मार्टिन कैप्लान वही हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत भी दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी दी है इन्होंने, मार्टिन कैप्लान ने। मार्टिन कैप्लान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है। तो मार्टिन सूबिक, मार्टिन कैप्लान, थॉमस सेलिंग, डी ल्यूस, एच रेफा, ये इसके जो है प्रमुख समर्थक हैं। मार्टिन सूबिक 1, मार्टिन कैप्लान 2, थॉमस सेलिंग 3, डी ल्यूस 4, एच रेफा 5। ये 5 इसके मुख्य समर्थक हो गए। अब इसके बाद में अगली बात ये समझने की, जो खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, उसका प्रमुख केंद्र क्या है? प्रमुख मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या है? तो ये आप ध्यान दें। यहाँ खेल सिद्धांत ये मानता है कि निर्णय निर्माण परिस्थितियां खेलों के समान होती हैं। अब ध्यान दें बेटा, मतलब जो खेल सिद्धांत है वो ये मानता है कि निर्णय निर्माण परिस्थितियां खेलों के समान होती हैं। मतलब वास्तविक रूप में भाई राष्ट्र राज्य के बीच में जब विदेश नीति तय की जाती है, या 2 राष्ट्र राज्यों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय निर्माण परिस्थितियां क्या होती है? खेलों के समान होती है। मतलब वास्तव में यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय इस रूप में लिया जाता है जिससे कि एक राष्ट्र राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, एक टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। फिर चाहे वो शतरंज के खिलाड़ी हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 2 राष्ट्र राज्य हैं, 2 राष्ट्र राज्य 2 टीमें होगी, तो वो दोनों राष्ट्र राज्य, दोनों टीमें अपने अपने लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उनका प्रयास होगा कि हमें हानि कम से कम मिले और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो।
ठीक है। तो ये तो चाहे मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, भाई सभी टीमें प्रत्येक स्तर की बात करें हम, चाहे राजनीति की बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, है राष्ट्रीय राजनीति हो, तो सभी जगह है वास्तव में प्रयास ये होगा कि भी हम जीते। शतरंज के खेल में भी दो टीमें होती थी, प्रयास ये होगा कि भी दोनों टीमें चाहेंगे कि हम जीतें, तो जीतने के लिए वो अपनी अपनी चालबाजियाँ चलेंगी, दूसरे की जो चालबाजी है उसको ध्यान में रखा जाएगा और दूसरे की चालबाजी को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर यह मानता है कि निर्णय निर्माण परिस्थितियाँ खेलों के समान होती हैं। इसके बाद में एक फॉरेस्ट सी ग्रीव्स नाम के विद्वान है, इनका कहना है कि यह वह तंत्र होते हैं जिनके द्वारा वास्तविक जीवन परिस्थितियों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। मतलब जो खेल सिद्धांत है ये क्या कह रहा है कि ये वह तंत्र होते हैं जिनके द्वारा वास्तविक जीवन परिस्थितियों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, इसके माध्यम से, खेल सिद्धांत के माध्यम से। अब इसकी पूर्व कल्पनाएं क्या हैं, मतलब जो खेल सिद्धांत इसकी पूर्व कल्पनाएं क्या हैं जिनको जानना जरूरी है। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत, खेल सिद्धांत, ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ध्यान दें बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काल्पनिक शक्ति की प्रणालियों, अब ध्यान दें यहाँ, यह सिद्धांत मतलब खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काल्पनिक शक्ति की प्रणालियों, नोट करेंगे इसको अलग से, शक्ति की प्रणालियों को निश्चित करने का प्रयत्न करता है। राष्ट्र खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कौन होता है, राष्ट्र राज्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। तो वास्तव में यहाँ जो राष्ट्र राज्य होते हैं खिलाड़ी हो गए, और यहाँ जो लक्ष्य होता है इन खिलाड़ियों का क्या होता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। यही तो मूल बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, कार्यकर्ता, इकाई कौन होता है बेटा, कौन होता है, राष्ट्र राज्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। तो सभी राष्ट्र राज्य मतलब जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही तो प्रयास करेंगे। तो नोट करें, यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काल्पनिक शक्ति की प्रणालियों को निश्चित करने का प्रयत्न करता है। राष्ट्र खिलाड़ी हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, ठीक है बेटा। ऐसे जैसे हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है, तो ये 193 के 93 जो राष्ट्र हैं वास्तविक रूप में एक प्रकार से खिलाड़ी ही हैं, ठीक है। तो राष्ट्र खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय हितों, अपने अपने राष्ट्र हित की बात करेंगे, राष्ट्र खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। भाई सभी राष्ट्र राज्य में जो टकराव होगा वो राष्ट्रीय हितों को लेकर होगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात करेगा, चीन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात करेगा। तो भारत ये प्रयास करेगा, ये चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, चीन चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिली। तो इन दोनों में राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो टकराव हो रहा है, जो मनमुटाव हो रहा है, तो इस टकराव और मनमुटाव को हम खेल सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि खेल सिद्धांत में ये प्रयास किया जाता है, या खेल सिद्धांत ये बताता है कि भी प्रत्येक टीम, प्रत्येक खिलाड़ी जीतने का प्रयास करती है, फिर भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति हो, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे, दो राजनीतिक दलों का प्रयास यही होता है कि सत्ता में हम दोनों ही जाएं, मतलब दोनों ही दल ये चाहेंगे कि हम जीतें। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो वहाँ पर खिलाड़ी राष्ट्र राज्य होते हैं, तो उनका प्रयास होता है कि भाई वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें, निश्चितता है ये तो नोट करें यहाँ पर राष्ट्र खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, मतलब राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के ये क्या होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं। और इसी बात का जो अध्ययन किया जाता है वह खेल सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। फिर मैंने लिखा है इस दृष्टिकोण में दो प्रयत्न किए जाते हैं, मतलब जो खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत या खेल दृष्टिकोण या खेल उपागम में दो प्रयत्न किए जाते हैं। क्या क्या प्रयत्न होता है, नंबर 1 ऐसे नियमों का निर्माण करना जो बतला सके कि विशेष परिस्थितियों में विवेकपूर्ण व्यवहार क्या है, एक तो इस बात को समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इन नियमों के आधार पर इस व्यवहार की सामान्य विशेषताओं का निर्माण करना, मतलब इन दो बातों का इसके आधार पर जो है अध्ययन किया जाता है, या इस दृष्टिकोण में दो प्रयत्न किए जाते हैं। ये दोनों प्रयत्न आप नोट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि जो खेल सिद्धांत है, इस खेल सिद्धांत को हम अच्छे से समझें, इसके लिए वास्तविक रूप में इसके कारक क्या क्या हैं,
उन कारकों का अध्ययन करना है। मैंने यहाँ लिखा है खेल सिद्धांत में 5 कारक होते हैं। ये 5 कारक यदि आप समझ जाते हैं, भले ही वो कोई भी खेल हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, 2 राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, 2 राष्ट्र राज्य की बात करें, या फिर शतरंज का ही खेल क्यों ना हो, क्रिकेट का खेल ही क्यों ना हो, इसी के साथ में हम कहें कि कबड्डी का खेल ही क्यों ना हो, मतलब खेल भले ही कोई भी क्यों ना हो, साधारण सामान्य खेल हो या फिर जो है राजनीति का खेल हो, तो डेफिनेटली उसमें ये जो है 5 तत्व पाए ही जाते हैं, निश्चित रूप में पाए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे खेल सिद्धांत में 5 कारक होते हैं। 5 कारक में पहला होता है विरोध, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो खेल सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला कारक होता है वो विरोध होता है। मतलब जो टीमें होती है उन दोनों टीमों में अपने अपने हितों को लेकर के विरोध होता है। अगर 2 राष्ट्र राज्य की बात करें, भारत और चीन की बात करें, तो भारत अपने हित की बात करेगा, भारत अपने राष्ट्रीय हित की बात करेगा, चीन अपने राष्ट्रीय हित की बात करेगा। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित की रक्षा करना ही तो है, राष्ट्रीय हित ही तो है। तो डेफिनेटली हितों के आधार पर विरोध होगा ही होगा 2 टीमों के बीच में, चाहे साधारण खेल हो, सामान्य खेल हो, या फिर राजनीति का खेल हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, निश्चित रूप में हितों के आधार पर उनमें विरोध होगा, मनमुटाव होगा, टकराव होगा ही होगा। नंबर 1। दूसरा है खेल के नियम। अब बेटा चाहे सामान्य खेल हो और चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं। जैसे सामान्य खेल होता है, सामान्य खेल में मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे क्रिकेट का खेल है, खो खो का खेल है, वॉलीबॉल का खेल है, तो इसके अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे 2 टीमें होती हैं, कितने खिलाड़ी होंगे, और उसका अपना एक रेफरी होता है, एम्पायर होता है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति में उदाहरण दूँ आपको, भारत के ऊपर दे रहा हूँ, तो भारत में हम संसद के ऊपर चलते हैं, संसद व्यवस्थापिका। तो जैसे व्यवस्थापिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंतर्गत सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों मौजूद होते हैं। मतलब जो सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है, दोनों मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक प्रकार से हम इनको ये 2 टीम मान लेंगे, एक तो सत्तारूढ़ दल जो सत्ता में और दूसरा जो विपक्ष में, ये 2 टीमें होगी। अब ये दोनों टीमें वास्तविक रूप में नियमों के आधार पर खेल खेलेंगी। अब यहाँ वास्तविक रूप में एक रेफरी भी होता है, एम्पायर भी होता है। और एम्पायर कौन होता है बेटा? वो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो एम्पायर होता है, रेफरी की भूमिका निभाता है। तो सभी खेलों में ऐसी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। मतलब प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, या सामान्य खेल की बात हो। इसलिए ये दूसरा कारक होगा, खेल के नियम होते हैं। तीसरा है विवेकपूर्ण व्यवहार। बेटा तीसरा कारक ये है कि भले ही हो राजनीतिक खेल हो, सामान्य खेल हो, निश्चित रूप में वहाँ पर जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो जो राष्ट्र राज्य होते हैं, राष्ट्र राज्य खिलाड़ी होते हैं, तो सभी जो राष्ट्र राज्य होते हैं वास्तविक रूप में वो जब निर्णय लेंगे दूसरे राष्ट्र राज्य की चालबाजियों को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। और निर्णय इस रूप में लिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त हो, और ऐसा लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि बुद्धिमत्ता के आधार पर, विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए तीसरा तत्व विवेकपूर्ण व्यवहार। मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, जो टीमें होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो विवेकपूर्ण होता है। ठीक है। चौथा है रण कौशल। निश्चित रूप में यहाँ अगर रण कौशल की बात की जाती है तो यहाँ हम ये कहेंगे कि खेल सिद्धांत ये कहता है, चाहे सामान्य खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो या राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, तो उसका अपना एक रण कौशल भी होता है। क्या होता है? उसका अपना एक रण कौशल भी होता है। और रण कौशल के अंतर्गत क्या होता है कि एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य की चालबाजियों को देख करके अपनी चालों को बदल लेता है। इसीलिए राष्ट्र राज्य को वास्तविक रूप में रण कौशल की जानकारी होनी चाहिए। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए इसका चौथा तत्व होता है रण कौशल। मतलब चाहे सामान्य खेल हो, चाहे भले ही शतरंज का खेल क्यों ना हो, शतरंज का खेल उसमें भी रण कौशल जरूरी है दोनों टीमों के लिए। लाभ तभी तो प्राप्त होगा, विजेता तभी तो बनेंगे। चाहे खो खो का खेल हो, चाहे हम कहें क्रिकेट का खेल हो, भले कोई भी खेल क्यों ना हो, रण कौशल की जानकारी जरूरी है। और 5वां क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के अंतर्गत क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संबंधों के लाभ हानि के परिणामों को देखा जाता है। यहाँ पर जो
दो टीमें होती हैं, जैसे दो राष्ट्र राज्य हो गए, भारत और चीन की बात करते हैं हम, तो वास्तव में भारत ये चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और चीन ये चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, तो दोनों में टकराव हो रहा है। अब टकराव होता है, यहाँ पर मुख्य जो कारक होगा क्षतिपूर्ति होगा। क्षतिपूर्ति का मतलब ये कि दोनों ही राष्ट्र राज्य या दो टीमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो खेल सिद्धांत में 5 कारक होते हैं और इन 5 कारकों के आधार पर आप राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिखा है शतरंज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेलों में समानता होती है। मैंने आपको कहा ना, सामान्य खेल जैसे शतरंज का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, वॉलीबॉल का खेल होता है, तो निश्चित रूप में यहाँ जो शतरंज का खेल है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल, इसमें कुछ समानताएं होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल में और सामान्य खेलों में कुछ समानताएं होती हैं। कुछ समानताएं क्या होती हैं, ध्यान दें यहाँ, जैसे मैंने 3 समानताएं लिखी हैं। संघर्ष की स्थिति, मतलब वास्तविक रूप में चाहे शतरंज का खेल हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो राष्ट्र राज्यों के बीच में, जैसे भारत और चीन या भारत और अमेरिका, दो राष्ट्र राज्यों के बीच में खेल खेला जा रहा हो, तो दोनों में संघर्ष की स्थिति होती है। मतलब दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। भाई शतरंज के अंतर्गत 2 टीमें होती हैं, दोनों टीमें जीतने का प्रयास करेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे 2 खिलाड़ी 2 राष्ट्र राज्य हो गए, जैसे भारत और चीन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, तो निश्चित रूप में भारत भी जीतने का प्रयास करेगा और पाकिस्तान भी जीतने का प्रयास करेगा, भारत भी जीतने का प्रयास करेगा, चीन भी जीतने का प्रयास करेगा। तो यहाँ संघर्ष की स्थिति होगी दोनों में। शतरंज में भी संघर्ष की स्थिति होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो 2 राष्ट्र राज्य होते हैं उनको ही खिलाड़ी कहा जाता है, तो वो भी जीतने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है संघर्ष की स्थिति होती है पहली समानता। आप लिखें यहाँ पर दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं, दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। दूसरी जो इसमें समानता होती है शतरंज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल में, उद्देश्य की समानता होती है। मतलब वास्तविक रूप में संघर्ष में सफलता प्राप्त करना ये दोनों का लक्ष्य होता है। भाई शतरंज के अंतर्गत भी दोनों टीमें जो होती हैं वो संघर्ष में सफलता प्राप्त करना चाहेंगी कि हमें विजेता बने। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जैसे भारत और चीन को हम 2 खिलाड़ी मान रहे हैं, 2 राष्ट्र राज्यों को खिलाड़ी मान रहे हैं, 2 खिलाड़ी मान रहे हैं, तो निश्चित रूप में भारत भी और चीन भी संघर्ष में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए शतरंज में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उद्देश्य की समानता होती है। क्या, संघर्ष में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही पक्ष, चाहे शतरंज के दोनों टीमें हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 टीमें हों। हैं, इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। हैं, एक तरफ साम्यवादी गुट, दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट। तो वहाँ पर एक प्रकार से इन दोनों को हम 2 टीमें कह सकते हैं, 2 टीमें कह सकते हैं। और ये अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे। हैं, मतलब पूंजीवादी ये चाहते थे कि पूंजीवाद का विस्तार हो, साम्यवादी चाहते कि साम्यवाद का प्रसार हो। तो डेफिनेटली संघर्ष में सफलता का प्रयत्न किया ही जाता है। और तीसरे साधनों की समानता, मतलब यहाँ पर चाहे शतरंज का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, संभावित चालों को समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब साधनों की समानता ये है कि शतरंज के अंतर्गत भी दोनों जो टीमें होती हैं वो दोनों टीमें एक दूसरे की चालबाजियों को देख करके अपनी चालों को बदल लेता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जब हम 2 राष्ट्र राज्यों के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य की चालबाजियों को देखते हुए अपनी चालों को बदल लेता है और दूसरा राष्ट्र राज्य भी पहले राष्ट्र राज्य की चालबाजियों को देखते हुए अपनी चालों को बदल लेता है। इसलिए संभावित चालों को समझने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो दोनों की ही ये समानता होती है। क्या, कि साधनों की समानता होती है दोनों में ही, चाहे शतरंज का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, दोनों ही दूसरे की चालों को देख करके अपनी चालों को बदल लेते हैं। फिर अंत मैंने यहाँ लिखा है खेल सिद्धांत में जिस खेल की चर्चा की गई है वह युक्ति का खेल है, न कि संयोग का खेल। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या मानते हैं कि खेल सिद्धांत को संयोग का खेल मानते हैं। ये संयोग का नहीं बल्कि युक्ति का है, इसमें युक्ति का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो लिखें खेल सिद्धांत में जिस खेल की चर्चा की गई है वह युक्ति का खेल है, वह युक्ति अपनाई जाएगी इसमें, युक्ति का खेल है, युक्ति सूत्र, न कि संयोग का खेल है। मतलब ये संयोग का खेल नहीं है बल्कि युक्ति का खेल है, ये भी नोट करेंगे। इसके बाद में मैंने लास्ट में लिखा खेल सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, मतलब कॉन्सेप्ट। इसकी 5 कॉन्सेप्ट बताई जाती हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट इसी रूप में है जैसे खेल सिद्धांत के 5 कारक हैं। लेकिन क्या होता है कि अलग से कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैंने खेल सिद्धांत के जो 5 संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, वो 5 की 5 यहाँ नोट कर दिए, इनको समझा रहा हूँ। नंबर 1, रणनीति तय करना। मतलब खेल सिद्धांत का जो पहला संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट है वो है राजनीति या रणनीति
राजनीति नहीं बोलेंगे, इसको रणनीति तय करना, रणनीति तय करना। राजनीति बोलेंगे गलत हो जाएगा, रणनीति तय करना। मतलब यहाँ चालों को देखकर चाल निर्धारित की जाती है। मतलब चाहे शतरंज का खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, दो राष्ट्र राज्यों की बात हो, जैसे भारत और चीन की बात ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के रूप में भारत और चीन की बात लेते हैं, तो चालों को देख करके चाल निर्धारित की जाती है। मतलब भारत चीन की चाल को देख करके अपनी चालें निर्धारित करेगा और चीन भारत की चालों को देख करके अपनी चाल निर्धारित करेगा। तो निश्चित रूप में यहाँ रणनीति तय करना है। मतलब पहली जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो है रणनीति तय करना। दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीति तय करती है, चाहे शतरंज का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो। दूसरा है विरोधी का होना। निश्चित रूप में जो है खेल सिद्धांत के अंतर्गत दूसरी जो अवधारणा होगी या कॉन्सेप्ट होगा वो होगा विरोधी का होना। भाई खेल सिद्धांत के अंतर्गत निश्चित रूप में दो टीमों का होना जरूरी है। अगर एक ही टीम होगी तो किसके साथ खेल खेला जाएगा, और जब दो टीमें होंगी तो उनमें अपने हितों को लेकर के टकराव होगा, मनमुटाव होगा। चाहे वो शतरंज का खेल हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो राष्ट्र राज्यों की बात हो। दो राष्ट्र राज्य हैं, वो खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय हितों को लेकर के उनमें मनमुटाव होता है। राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो मनमुटाव होता है वही विरोध का होना है। ठीक है। तीसरा क्षतिपूर्ति का होना। देखिएगा बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम खेल सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इसकी तीसरी कॉन्सेप्ट है क्षतिपूर्ति का होना। इसका मतलब है खेल के अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा। मतलब दोनों टीमें, जैसे दो राष्ट्र राज्य हैं, भारत है और चीन है, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि खेल सिद्धांत से हम भारत और चीन के संबंधों को समझना चाहते हैं। तो इसमें निश्चित रूप में क्षतिपूर्ति का होना ये देखा जाएगा, अर्थात खेल के अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा। मतलब भारत भी ये प्रयास करेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, चीन भी प्रयास करेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। मतलब वो लाभ प्राप्ति के ऊपर विशेष बल देंगे, इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति का होना। उसके बाद में चौथा है नियमों का होना। निश्चित रूप में चाहे शतरंज का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो राष्ट्र राज्य, दो खिलाड़ी हैं, दो टीमें हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो राष्ट्र राज्यों की बात आए तो वहाँ पर नियम निश्चित होते हैं। अर्थात चाहे साधारण खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, उसके अंतर्गत नियमों का होना अनिवार्य है। तो नियमों का होना मतलब खेल के आधारभूत नियम होने चाहिए। तो निश्चित रूप में दो राष्ट्र राज्यों के बीच में मान लीजिएगा संबंध तय किए जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना कोई बाध्यता नहीं है, नैतिकता के आधार पर उसका पालन किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि भाई सभी राष्ट्र राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं कि राजदूत को मारा नहीं जा सकता है, राजदूत अवैध है ना। अब ये नैतिकता के आधार पर पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई राष्ट्र राज्य इसका पालन नहीं करता है तो दंड की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि दंड कौन सी संस्था देगी, ऐसी कोई बाध्यकारी संस्था ही नहीं है दुनिया के अंतर्गत। संयुक्त राष्ट्र संघ भी बाध्य नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो वहाँ खेल के नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर भी खेल के नियम होते हैं, इसलिए नियमों का होना अति आवश्यक है। और पांचवा है सूचना का होना। मतलब खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। पांचवा क्या है, सूचना का होना। चाहे शतरंज का खेल हो, ये लिखा हुआ है, चाहे शतरंज का खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल हो, निश्चित रूप में वहाँ खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। मतलब जैसे भारत और चीन ये दो राष्ट्र राज्य, दो खिलाड़ी हो गए, तो भारत को भी सभी विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए कि अब हमें क्या निर्णय लेना है, कौन से विकल्प में से किसको चयन करना है। चीन को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। चीन भी जितने विकल्प हैं अपने सामने रखेगा, उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प का चयन करना है। निश्चित रूप में सब विकल्पों की जानकारी होगी तो अच्छे से अच्छा निर्णय लिया जाएगा। अच्छे से अच्छा निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए सूचना का होना भी जरूरी है, चाहे शतरंज का खेल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो राष्ट्र राज्यों के संबंधों की बात आए। तो लिखे सूचना का होना, अर्थात खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। मतलब चाहे साधारण खेल हो, हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों को जितना ज़्यादा विकल्पों की जानकारी होगी उतना ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। अब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन होते हैं, राष्ट्रीय राज्य होते हैं, तो उनको जितनी ज़्यादा विकल्पों की जानकारी हो उतना ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। जितना अच्छा निर्णय लिया जाएगा उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतनी क्षतिपूर्ति होगी और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहेंगे संभावना बन जाएगी कि वो विजेता बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये जो 5 बातें हैं वो हो गए खेल सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट, CONCEPTS कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स। ये 5 होगी, इसके आधार पर भी आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। मतलब
खेल सिद्धांत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत हद तक समझा जा सकता है, मगर राजनीतिक द्वंद्वों, संघर्षों और प्रतिद्वंदिताओं को समझने के लिए खेल सिद्धांत का विशेषकर प्रयोग किया जाता है। और फिर कह रहा हूँ, निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत से खेल सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए खेल सिद्धांत को भी समझना जरूरी है, निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझना भी जरूरी है और संचार सिद्धांत को समझना भी जरूरी है। मैंने निर्णय निर्माण सिद्धांत समझा दिया है, खेल सिद्धांत चल रहा है, उसके बाद में संचार सिद्धांत भी आपको समझा दिया जाएगा। लास्ट में मैंने डायग्राम बनाया यहाँ, जैसे खेल सिद्धांत के अंतर्गत निश्चित रूप में 2 टीमें होती हैं, ठीक है भाई, खिलाड़ी 2 होना जरूरी है भाई, 2 टीमें हैं उसमें खिलाड़ी होंगे। अब खिलाड़ियों की संख्या वो खेल के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, 2 राष्ट्र राज्य हो गए, भारत और चीन, तो ये 2 खिलाड़ी हो गई। अब भारत चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ये अपने राष्ट्र हितों की रक्षा की बात करेगा, चीन अपने राष्ट्र हितों की रक्षा की बात करेगा। चीन चाहेगा मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, भारत चाहेगा मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, तो इनमें निश्चित रूप में राष्ट्र हितों को लेकर के टकराव होगा। तो खेल सिद्धांत के आधार पर आप भारत और चीन के संबंधों को समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे शतरंज का खेल है, शतरंज के खेल में 2 टीमें होगी, टीम नंबर 1, टीम नंबर 2। तो ये दोनों टीमें ये चाहेंगी, क्या चाहेंगी कि भाई हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, हम विजेता बने। ठीक इसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारत में 2 पार्टियां होगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि सत्ता में हम जाएं, कांग्रेस चाहेगी कि सत्ता में हम जाएं, हम विजेता बने। तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेगी, कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेगी, लाभ प्राप्त करना चाहेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे की चालबाजियों को समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे की चालबाजी को समझते हुए अपनी चाल निर्धारित करेंगे। मेरा कहने का भावार्थ है कि खेल सिद्धांत के आधार पर आप राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर आपको संघर्षों, प्रतिद्वंदिताओं और राजनीतिक द्वंद्वों को समझना हो तो खेल सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर आप सारी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका खेल सिद्धांत की सामान्य जानकारी। इसके बाद में खेल सिद्धांत के प्रतिमान है, खेल सिद्धांत की आलोचना इत्यादि जितनी बातें बची हुई हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। कोशिश तो यही होगी कि मैं दूसरे पार्ट में सारी बातें समझा दूं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया तो मैं फिर इसके 2 पार्ट और अपलोड करूंगा, मतलब 3 पार्टों में समझाया जाएगा। कोशिश होगी दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर दूं, लेकिन बेटा मैं आपको ये बता देता हूं पहले ही कि मैं विशेषकर प्रयास करता हूं कि सबसे पहले तो स्वयं के विवेक का प्रयोग करता हूं कि मैं मेरे विवेक के आधार पर आपको कोई भी सिद्धांत हो वो समझाऊँ। उसके बाद में जितने भी लेखक है भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, जैसे UR घई है उत्तर प्रदेश, BL फड़िया राजस्थान, इसी के साथ में SL वर्मा ने उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक लिखी है, ढेरों किताबें हैं, OP गाबा है। इन अच्छे अच्छे लेखकों की किताबों का सहारा लेते हुए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बेटा। इसलिए एक लेक्चर पर मुझे 2 या 3 पार्ट बनाने पड़ते हैं, मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं सब बातें आपको समझाना चाहता हूँ। और यहाँ मैं औपचारिकता नहीं निभाता हूँ, नहीं बेटा, मैं ईमानदारी से, तहे दिल से, अंतरात्मा से आपको राजनीति विज्ञान अच्छे से अच्छे रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भले ही वो राजनीति विज्ञान हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, लोक प्रशासन हो या राजनीति विज्ञान का कोई भी पेपर क्यों ना हो, मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान के सभी पेपर्स को मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर क्रमबद्ध रूप में अपलोड करूँगा और इस रूप में अपलोड करूँगा, इस रूप में समझाऊँगा कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो। जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुका है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आपका ये कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर ये वज़न डाल रहा हूँ मैं कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, बेटा आपसे निवेदन है उन विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आप खेल सिद्धांत को सामान्य रूप में समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।